जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो गाइज, इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। ये आपकी क्लास है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की। आज क्लास नंबर 6 आपकी है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कीटनाशक का प्रयोग व वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, वीडियो को पूरा फैला दीजिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए बिल्कुल अभी के अभी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कीटनाशक होता क्या है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, जानेंगे कि कीटनाशक का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसके बाद जानेंगे कि कीटनाशक के हमारे वातावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और किस तरह से इनको रोकना चाहिए। ठीक है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कीटनाशक क्या होता है और अगर आपके एग्जाम में ये बनता है तो आपको किस तरह से इसका आंसर लिखना होगा, यही चीज़ सबसे पहले हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। कीटनाशक क्या होता है? कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया जाता है। अब आप समझे क्या है कीटनाशक? कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक मिश्रण होता है जो किस लिए प्रयोग किया जाता है? फसल को कीड़े मकोड़े और कीटनाशक कीटों से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझे आप? ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे। उर्वरक पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं जबकि कीटनाशक कीटों से भी रक्षा करते हैं। कीटनाशक कीट की क्षति को रोकने, नष्ट करने, दूर भगाने अथवा कम करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? कीटनाशक कहलाता है। और एक और इसके बारे में फैक्ट है कि एशिया का जो है 12वें स्थान पर भारत सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है रासायनिक कृषि रसायनों का। ठीक है, एशिया में भारत का कृषि रासायनिक उद्योग सबसे बड़ा है, वह विश्व में 12वें स्थान पर है। एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में 12वें स्थान पर भारतीय कृषि रासायनिक उद्योग अपना स्थान बनाए रखे हुए है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो चलिए अब जानेंगे कि पर्यावरण पर कीटनाशक का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन एनवायरनमेंट। क्लियर है दोस्तों? तो देखने वाले हैं कौन कौन से इसके दुष्प्रभाव होंगे हमारे वातावरण पर। अधिक पैदावार लेने की होड़ में लगातार बढ़ते कृषि रसायनों के असंतुलित प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के रूप में फसलों एवं जीवों के जीवन का पर सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, आधिकारिक अनुमान के अनुसार कीटनाशकों के कारण प्रति वर्ष लगभग 10,000 लोग मारे जाते हैं। कीटनाशकों का दुष्प्रभाव सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, वहीं पर उनका प्रयोग होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इसका दुष्प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। और छिड़काव करने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर सबसे सीधा असर कीटनाशक का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव उसी पर पड़ता है, क्योंकि वही उसका छिड़काव करता है तो वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा असर छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर ही
पड़ता है कीटनाशक का। आपने देखा होगा, अगर आपने कोई इस तरह की दवाइयाँ देखी है जो कीटनाशक होती है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, तो आपने देखा होगा इसके साथ में बहुत सारी सिक्योरिटी के लिए ग्लव्स दिए जाते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि इसको छिड़कते वक्त अपने फेस कवर करके रखिए, ग्लव्स पहनिए, ठीक है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं ना उस पर। तो इसीलिए क्योंकि वो काफ़ी हद तक जहरीला होता है, ठीक है, इसीलिए उसके लिए इतनी सारी इंस्ट्रक्शन पहले ही लिखी होती है। चलिए बात करें कृषि जो रसायनों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग ने विभिन्न प्रकार के नए रोगों को भी जन्म दिया है। वर्तमान कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग हमारी मृदा, जल एवं वायु को प्रदूषित कर रहा है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से, ठीक है। इन विषाक्त रसायनों के लगातार प्रयोग से रोगजनक फफूंद, जीवाणु, खरपतवार एवं कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है और साथ ही जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है एवं कीट है उनकी संख्या घट रही है। कुछ जीव आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे जैसे हम कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग अपने खेत में उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है, उन कीटों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। यानी जितनी हाई दवाई हम उसमें डालते रहते हैं उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उतनी बढ़ती रहती है, वो फिर भी जीवित रहते हैं, नहीं मरते। उसके बाद हम और उनके लिए और उससे भी ज़्यादा पावरफुल दवाई लेके आते हैं, तब वो नहीं मरते। तो इस तरह से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वो अपने आप को इसी तरह परिवर्तन कर लेते हैं जैसा कि एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है, जैसे पेस्टिसाइड में ही जीना वो सीख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है इसके बारे में। और दिन प्रतिदिन इनका प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है खेतों में कि आप जो है हैरान हो जाएंगे इसके आंकड़े जानकर, अगर आपको सही से मैं बताऊं तो। चलिए अब देखेंगे कि पर्यावरण पर कीटनाशक का प्रभाव किन रूपों में पड़ता है, ठीक है। पहला है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये तीन मुख्य कारक है जो कि इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से ये पर्यावरण को अफेक्ट कर रहा है। जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से, वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है और मृदा प्रदूषण क्योंकि डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है तो वो तो होना ही है। आगे चलिए एक एक कर इनके बारे में जानेंगे कि मृदा प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है रासायनिक प्रयोग करने से। मृदा प्रदूषण में रासायनिक उर्वरकों जैसे अम्लीय तथा क्षारीय यानी एसिड और बेसिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग, रोगनाशी, कीटनाशी तथा खरपतवारनाशी रसायनों का लंबे समय तक प्रयोग, लवणीय जल से सिंचाई, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कमी और नमी का कम होना आदि प्रमुख कारण है। यानी जब हम इन कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी की नमी है वो चली जाती है और क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक बार तो अच्छे से खेती कर सकते हैं, अगर हम उसमें खूब सारा फर्टिलाइज़र डालें अपनी खेती में तो क्या होगा कि एक साल तो हम अच्छे से उसमें फसल उगाएंगे, बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन अगली बार क्या होगा, अगली बार मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व है वो पूरी की पूरी उसने शक्ति एक बार में लगा दी अपनी, ठीक है, जब उसमें उर्वरक डाले गए, लेकिन अगली बार क्या होगा, वो उतनी ही बंजर भूमि हो जाएगी, उस पर कुछ फसल जो है वो उतनी उत्पादकता से नहीं हो पाएगी। तो यही कारण है मृदा प्रदूषण के और कीटनाशक का प्रभाव इसी तरह से इन पर पड़ता है। और देखते हैं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कृषि रसायनों के असंतुलित एवं लगातार प्रयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। मृदा को हवादार बनाए रखने वाले जीव जैसे केंचुए ये सब कम हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि मृदा के लिए बहुत अच्छा होता है जीव जिसे केंचुआ बोलते हैं यानी अर्थवॉर्म, ठीक है, ये बहुत अच्छा है मिट्टी के लिए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मुझे आपसे एक डिस्कशन करना है, उसके लिए थोड़ा रुक के जाइएगा, आप बताना कि कैसा रहेगा और डिसीजन जो मैंने आपके लिए थोड़ा सोचा है, अपने सजेशन उसके लिए अपने सजेशन जो है मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बाद में 1 मिनट रुक के जाना, आपसे कुछ बात करनी है। आगे देखते हैं जल प्रदूषण। उर्वरक का अधिक उपयोग जल प्रदूषण का भी एक कारण बना है जिससे मानव तथा पशुओं के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है।
कृषि रसायनों की मौजूदगी कई वर्षों तक ज़मीन में विद्यमान रहती है। यानी ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार उसमें कृषि में रसायन प्रयोग करें, ठीक है, केमिकल्स प्रयोग करें और वो एक ही साल तक जो है उसमें रहे, ऐसा नहीं होता। वो कई सालों तक उसी में रहते हैं मिट्टी में। उससे फसल भी जहरीली होती है। खाने वाले को आपने देखा होगा कि उनको एसिड होता है, बहुत ज़्यादा पेट में एसिड बनता है, तो ये इसी के कारण है। और फूड पॉइजन होना ये भी इसी का कारण है। आगे बात करें कि कृषि रसायनों की मौजूदगी कई वर्षों तक ज़मीन में विद्यमान रहती है, जो कि मृदा तथा जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। इसके कुप्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, प्रजनन क्षमता की कमी व यकृत में विषाक्तता आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। यानी इस तरह की बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है रसायन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के कारण, ठीक है। कौन कौन सी बीमारी? कैंसर जैसी, और बच्चों में क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं वायु प्रदूषण कि कीटनाशक के प्रयोग से वायु प्रदूषण में किस तरह से बढ़ोतरी होती है, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती है, परंतु जब वायु के अवयवों में अवांछनीय तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो उनका मौलिक संतुलन बिगड़ जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो आजकल क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो जिस खेत में उनका छिड़काव कर दिया जाता है दवाइयों का, अगर वो वहाँ से अपना दाना ले लेते हैं तो फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे पक्षी इसी वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे आप किस तरह से। और कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न रसायन किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक है, जिसका फसलों तथा जीवों पर घातक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन और अन्य प्रकार की वैशिले पदार्थों के कारण होता है। समझे आप किस तरीके से प्रभावित हो रहा है हमारा वातावरण। सो गाइज, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे अपना वो टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो आपके आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे इंटरेक्ट करने का एक साधन होता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप उसका जवाब दें। मुझे पता होना चाहिए कि आप कितने ध्यान से वीडियो को देखते हैं, कितने ध्यान से अपना टॉपिक क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो आज का आपके लिए एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पर्यावरण पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखती हूँ आप किस तरह से सोचते हैं और कैसे जवाब देते हैं। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी जिसका सबसे अच्छा जवाब होगा, हम उसका नाम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जवाब देना बिल्कुल मत भूलना। और आपसे मैं ये इंस्ट्रक्शन चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, मैंने आपके लिए सोचा है कि अभी जैसे कि सेकंड सेमेस्टर की हमने शुरुआत की है अभी, ठीक है, हम हर एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करके उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करें, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, या फिर ये चीज़ें शुरुआत में होनी चाहिए? मेरी पर्सनली राय तो यही है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस तो आप खुद से लगाएंगे। अगर पहले ही मैं आपको क्वेश्चंस दूं तो फिर उनका कोई उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उन्हें सोल्व करेंगे तो वो और अच्छा इफ़ेक्ट आपकी मेमोरी को जो है वो देगा, और अच्छे से जो है आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पॉलिशिंग हो जाएगी, उस पर आप नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि टॉपिक को, हर एक टॉपिक को के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के बाद हम वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सेट्स लगाएंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है आप बताना बिल्कुल मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, आपसे मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मज़े कीजिए।